नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, सरसरी नज़र से हम उन सभी पॉइंट्स को देख लेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न आएंगे और इन पॉइंट्स को अगर आपने रिवाइज़ कर रखा होगा, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, तैयारी होने के बाद अगर आप एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस में कई बार आपके सामने आया होगा कि लागू कब हुआ था। उसके अलावा ये एक क्वेश्चन और बनता है कि वहाँ पे पारित कब हुआ था। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 14 अक्टूबर 1988 में। ठीक है, तो ये इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, संशोधन के बारे में दिया हुआ है। संशोधन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये संशोधन जो है अभी तक कितनी बार हो चुका है, यानी कि 1988 वाला जो कानून है, मोटर वाहन अधिनियम 1988, उसमें संशोधन अभी तक कितनी बार हो चुके हैं। तो संशोधन में दोस्तों बता दूं, संशोधन कुल अब तक 5 बार हो चुके हैं। ठीक है, कब कब हुआ है? तो पहला संशोधन हुआ था 1994 में। ठीक है, दूसरा 2000 में, तीसरा 2001 में, चौथा 2015 में और पांचवा 2019 में। तो सबसे लेटेस्ट जो संशोधन है 2019 का है। ठीक है, ये संशोधन 2019 में हुआ है। ठीक है, ये जो संशोधन हुआ है, संशोधन होने के बाद ये जो कानून है लागू कब हुआ है, संशोधित कानून? तो ये लागू हुआ है कब? 1 सितंबर 2000 कब? 19 में। ठीक है, 1 सितंबर 2019 को ये लागू हो गया। चलिए आगे के पॉइंट्स को हम देखते हैं। बिल्कुल बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं यहाँ पे अलग से आपके लिए निकाल के लाया हूँ, ताकि आपको फालतू की चीज़ें ना पढ़ने को मिले और ना पढ़ें आप, क्योंकि अब समय नहीं है फालतू की चीज़ों को पढ़ने का। ठीक है, तो ये नवीनतम संशोधन कब हुआ? 1 सितंबर 2019 को। ठीक है, ये लागू हो गया। और कहाँ पर लागू हुआ? पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो मुख्य बातें हैं, इसमें क्या है, अध्याय आपने पढ़ा होगा। ये अध्याय जो है यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कितने हैं? तो 14 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय? 14 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं इन 14 अध्यायों में? तो 217 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या 2 है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब, इनको आप बहुत ही ध्यान से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो अध्याय 1 में जो इसका धारा 1 है, यानी कि पहली जो धारा है अध्याय 1 की, इसमें किसके बारे में बताया गया? तो इसमें जो है बताया गया है कि जो अधिनियम है उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो उसका नाम है मोटर यान अधिनियम 1988। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो विस्तार है संपूर्ण भारत में। ठीक है, पूरे भारत में। और ये लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 1989 में। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगले में क्या है, तो धारा 2 की अगर बात की जाए तो धारा 2 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं, जैसे कि भारी मालयान किसे कहेंगे, भारी यात्री वाहन किसे कहेंगे, हल्का वाहन किसे कहेंगे, स्वर्णिम घंटा क्या है, समूहक क्या है, लर्नर लाइसेंस क्या है। तो इनको परिभाषित किया गया है। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं वो धारा 2 के अंतर्गत आती हैं। अब धारा 2 को कई छोटे छोटे पॉइंट्स में बांटा गया है। धारा 2(1) ए, इसकी जो सब पॉइंट है, ये धारा 2(1) ए में किसके बारे में बताया गया? तो समूहक। समूहक क्या है? जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, इस तरीके की जो गाड़ियों का एक ग्रुप है, एक कंपनी है, उनको हमने इसमें परिभाषित किया है। ठीक है, अब धारा 12(ए) में क्या बताया गया? तो धारा 12(ए) में स्वर्णिम घंटा के बारे में बताया गया, यानी कि जो गोल्डन आवर होता है, कब क्या होता है ये गोल्डन आवर? तो गोल्डन आवर होता है जब एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो एक्सीडेंट होने की स्थिति में जो 1 घंटे का जो टाइम होता है, ठीक है, अगर गंभीर रूप से घायल हो गया है
तो उसका 1 घंटे का जो टाइम होगा, 1 घंटे से पहले का जो टाइम होता है वो गोल्डन आवर होता है। उसके बीच में अगर उस व्यक्ति को हम क्या करें, हॉस्पिटल में पहुंचा दें, उसको उपचार मिल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा रिकवर होने के चांस रहते हैं उसके, ठीक है। तो उस 1 घंटे को हम कहते हैं स्वर्णिम घंटा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से धारा 216 है, इसमें परिभाषित किया गया है किसको, भारी मालयान को, ठीक है। इसमें क्या परिभाषित किया, क्या बताया गया है, तो भारी माल यान किसे कहेंगे उसके बारे में बताया गया। जैसे वहाँ पर ये बताया गया है कि जो भारी मालयान होंगे वो 12,000 किलोग्राम से उनकी जो भार है अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और बिना लोड के, ठीक है, बिना लोड के, यानी कि अगर वो खाली है और खाली की स्थिति में अगर 12,000 किलोग्राम से उसका भार अधिक है तो वो क्या है, भारी मालयान है, ठीक है। अब धारा 217 में देख लेते हैं। 217 में क्या है, भारी यात्री वाहन। तो इसका भी यही है परिभाषा कि ये भी अगर खाली है, उसमें कोई लोड नहीं है, उसमें यात्री नहीं बैठे हैं, ठीक है, भार रहित, ठीक है, माल रहित या यात्री रहित कह सकते हैं, यात्री रहित वाहन का वजन कितना हो, 12,000 किलोग्राम से अधिक है तो उसको भारी यात्री वाहन की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं धारा 219 में, ठीक है। तो इसमें लर्नर लाइसेंस क्या होगा इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना। अब धारा 221 जो है, लाइट मोटर व्हीकल की परिभाषा यहाँ पे परिभाषित की गई है, ठीक है। लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, हल्के मोटर वाहन। तो इसमें क्या बताया गया है, तो हल्के मोटर वाहन में बताया गया है कि जो वाहन 7,500 किलो, ठीक है, 7,500 किलोग्राम से नीचे हैं, जिनका वजन क्या है 7,500 किलोग्राम से नीचे है, वो हल्के वाहन की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, उनको हल्का वाहन कहा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और आता है कि अब यहाँ पे आ गया 7,500 किलोग्राम, ठीक है, हल्के वाहन के लिए 7,500 किलोग्राम आ गया, और भारी वाहन के लिए क्या आ गया, 12,000 किलोग्राम आ गया, ठीक है ना, 12,000 kg। ये हो गया भारी के लिए, ये हो गया हल्के के लिए। अब इन दोनों के बीच का जो गैप बचता है उसमें क्या कहेंगे, तो उसमें उन गाड़ियों को हम कहेंगे मध्यम भार मोटरयान, ठीक है। चलिए अब हम अगले उसको देख लेते हैं। अगला क्या है, धारा 245 है, ठीक है। इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें ट्रैफिक सिग्नल को परिभाषित किया गया है। उसके बाद धारा 2A है, जो धारा 2A है ये 2019 वाले संशोधन में इसको जोड़ा गया है, ई कार्ट एंड ई रिक्शा की परिभाषा, ठीक है। इसको परिभाषित करने के लिए उसमें लिखा है कि 4,000 वाट, ठीक है, 4,000 वाट से नीचे की बैटरी वाले जो वाहन होंगे, ठीक है, जो 4,000 वाट के बैटरी से या 4,000 वाट के नीचे की बैटरी से चलते हैं, उनको ई कार्ट एंड ई रिक्शा के श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अध्याय 2 आ गया, ठीक है। अध्याय 2 में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया धारा 3 के अंतर्गत, ठीक है। धारा 3 जो है अध्याय 2 का ही पार्ट है। तो धारा 3 में क्या बोला गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है सबके लिए अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाएगा वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकेगा, ठीक है। धारा 4 में क्या बताया गया है, तो धारा 4 में बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयु सीमा, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी आयु सीमा होगी इसके बारे में बताया गया। पहले में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति क्या होंगे, गाड़ी को बाहर चला नहीं सकते हैं, सार्वजनिक स्थान पे इसको नहीं चला सकते हैं, ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, ठीक। और जो 18 वर्ष से अगर कम उम्र के व्यक्ति हैं, चलाना भी चाहते हैं, तो कौन सी गाड़ी चला सकते हैं, उनको परमिशन होगा 50 सीसी से नीचे की बाइक चलाने का, ठीक है। उसके अलावा परिवहन वाहन को, जो भी परिवहन वाहन होते हैं, ठीक है, उनको चलाने के लिए आयु सीमा कितनी होगी, तो 20 वर्ष से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 20 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो परिवहन वाहन चलाने के लिए एलिजिबल हैं, उनको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल गाड़ियों को चलाने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और उससे कम सीसी की, यानी कि 50 सीसी से कम पावर की जो गाड़ियां हैं, ठीक है, उनको कितनी चलाने के लिए कितनी एज चाहिए, तो उनको 16 वर्ष कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना।
तो ये धारा 4 में बताया गया है। चलिए अगले पॉइंट्स को देख लेते हैं। धारा 14 जो है, धारा 14 जो है लाइसेंस की अवधि से संबंधित है। इसमें लाइसेंस की अवधि के बारे में बताया गया है कि एक्सपायरी क्या होगा, ठीक है। तो शिक्षार्थी लाइसेंस जो मिलता है, लर्निंग लाइसेंस जो मिलता है, वो कितने माह के लिए होता है? 6 महीने के लिए वैलिड होता है। परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, ठीक है, जिसमें हम यात्रियों को लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे बस हो गया और परिवहन से संबंधित जो भी गाड़ियाँ हो गई, तो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कितने साल में एक्सपायर हो जाता है? 5 साल में। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? रिन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है। बाकी खतरनाक माल ढोने वाले जो वाहन हैं उनके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस का अवधि है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। खतरनाक माल ढोने वाले यानी कि जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, कोई खतरनाक केमिकल्स हो गए, उनको ढोने वाले जो ड्राइवर होते हैं तो उनके लाइसेंस क्या होता है? हर 3 साल में रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष इसकी अवधि है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या अवधि है? तो सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जैसे कि हम घरेलू जो गाड़ी चलाते हैं, पर्सनल कार हो गया, पर्सनल बाइक हो गई, ठीक है, तो उसके लिए अगर 30 वर्ष से कम आयु में आपने बना लिया है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है 40 वर्ष तक की आयु तक मान्य रहेगा, ठीक है, वैलिड रहेगा। तब तक आप आसानी से चला सकते हैं। यानी कि अगर आपकी उम्र 30 साल से पहले है, 29 साल के हैं और आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है, तो वो आपकी आयु जब तक 40 साल नहीं हो जाएगी तब तक वो एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 30 से 50 वर्ष की उम्र तक क्या होता है? जब 30 से बाद में आप जब पहुंचते हैं, उसके बाद अगर आपने अपना डीएल बनवाया तो 10-10 साल का क्या होगा? एक्सपायरी डेट होगा। हर 10 साल में वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 50 से 55 साल तक में क्या करना पड़ेगा? हर 5 साल का, मतलब कि क्या हो जाता है बहुत ही जल्दी फिर एक्सपायर होने देता है, उसको हर बार मेडिकल करा के अपना और दोबारा से डीएल को रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। और 55 से अधिक होने पर भी हर 5 साल में आपको अपना मेडिकल कराना होगा, रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। धारा 185 में क्या बोला गया है? ये भी मतलब ये सब इम्पोर्टेंट वाले हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस 6 माह तक सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। धारा 185 में बताया गया है कि अगर आप शराब पी के गाड़ी को चलाते हैं तो क्या होगा? तो आपकी जो लाइसेंस है वो 6 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट धारा 192 में क्या बोला गया है? यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाते हैं तो आपके लाइसेंस को 2 साल के लिए रद्द किया जा सकता है, ठीक है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसको आप बहुत ही क्लियर कट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्याय 3 में क्या बोला गया है? कंडक्टर के लाइसेंस से संबंधित, मतलब कि अध्याय 3 जो है कंडक्टर के लाइसेंस से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसमें उल्लेखित की जाती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अध्याय 4 है। अध्याय 4 जो है इसमें वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सब इसके अंदर उल्लेखित हैं। अगला अध्याय देख लेते हैं। अध्याय 5वां जो है इसमें परिवहन को या फिर परिवहन जो यान होते हैं, ठीक है, उनके नियंत्रण के लिए इसमें नियम बनाए गए हैं, ठीक है। उनको कैसे उनको हमें परमिट देना है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि परमिट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो अध्याय 5 में उल्लेखित की गई हैं। अगला अध्याय 6 में राज्य परिवहन उपक्रम से संबंधित है, ठीक है, मतलब कि जो भी सरकारी बसें हैं, सरकारी परिवहन की गाड़ियां हैं, ठीक है, तो उनके बारे में इस अध्याय में उल्लेख किया गया है, ठीक है। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश रोडवेज देखा होगा, ठीक है, उत्तराखंड रोडवेज, मध्य प्रदेश रोडवेज, ठीक है, तो जो सरकारी बसें जो चलती हैं उनसे संबंधित जो नियम हैं इसमें उल्लेखित किए गए हैं। अगला अध्याय देख लेते हैं। अध्याय 7वां जो है मोटरयान या निर्माण या कल पुर्जों के निर्माण से संबंधित, ठीक है। इसमें जो मोटरयान है, मोटरयान के जो कल पुर्जे हैं या फिर मोटरयान का जो निर्माण है उससे संबंधित जो नियम है, जो कानून है, इस अध्याय में वर्णित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला अध्याय देख लेते हैं। अध्याय 8वां जो है
यातायात नियंत्रण से संबंधित, ठीक है। यातायात के नियंत्रण से संबंधित जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी बातें हैं, उनको अध्याय 8 में वर्णित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अध्याय 9, ठीक है। अब अध्याय 9 में क्या बोला गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ विदेश से आती हैं टेम्परेरी रूप से, तो उनको भी अपने इंडिया में यहाँ पर क्या कराना पड़ता है, अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो अध्याय 9 में क्या होती हैं, वर्णित होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर बहुत सारी धाराएं हैं, ठीक है। मैंने ज़्यादा उनका उल्लेख नहीं किया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी बहुत ही अधर में हो जाएगा और बहुत ही खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है ना। तो पहले इस तरीके से आप अपने इस सेक्शन को तैयार कर लीजिए। तो अध्याय 11वें को देख लेते हैं, ठीक है। तो अध्याय 11 में क्या बताया गया है, तो अध्याय 11 में बीमा से संबंधित जितने भी नियम्स हैं, जितने भी बातें हैं, उनको अध्याय 11 में वर्णित किया गया है। अगला अध्याय 12 में देखते हैं। अध्याय 12 में बीमा से संबंधित जितने भी दावे हैं, उनके अधिगढ़ से संबंधित, अधिकरण से संबंधित जो बातें हैं, उसमें उनको अध्याय 12 में क्या कर दिया गया है, वर्णित किया गया है, उल्लेख किया गया है। अध्याय 13 में देखते हैं। तो अध्याय 13 में क्या है, अपराध अधिनियम से संबंधित अपराध एवं दंड, ठीक है। यानी कि जितने भी अपराध होते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, ये भी क्या है, अपराध है, ठीक है। हमने बिना परमिशन के गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, ये भी अपराध है, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, ठीक है। तो जितनी भी हम अपराध करते हैं उनसे संबंधित दंड क्या है, ठीक है, और क्या क्या अपराध हैं, तो उन बातों को इस अध्याय में वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है, और बस इतना ही है, 14 ही अध्याय हैं इस अधिनियम में, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में। तो ये लास्ट अध्याय जो है, ये बोला है प्रकीर्ण से संबंधित, ठीक है। किससे, प्रकीर्ण से संबंधित, मतलब कि जो भी कुछ मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, ठीक है, मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, कुछ बीच बीच में अलग सी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनसे संबंधित जो निपटारे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो है मुख्य मुख्य बातें आपको आपके रिवीजन में बहुत ही हेल्प किया होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में भी। और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए और आप लोग अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।